हमारे मीर कह रहे हैं मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं है। ओके। ओके। मैंने नहीं देखा होगा तो। मैं एक बार बस फाइल शेयर कर दूँ फिर हम स्टार्ट करें। वेस्टर्न फिलोसफर हमने बस एक और करना है मोंटेस्क्यू। बस बाकी हम वेस्टर्न फिलोसफर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मुस्लिम फिलोसफर्स पर आ रहे हैं। आज हमने मवादी कर दी। ठीक है, सिर्फ मोंटेस्क्यू करना है आप लोगों ने। बाकी सारे हमारे खत्म हो चुके हैं वेस्टर्न। बस यही करने थे, हमने इनको अच्छे से कर लिया। इसी में से दो लाजमी आए हैं। पढ़ाऊंगी एंड पे। एंड पे पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगी। तो थोड़ा सा इजी है, जब आप सारे फिलोसफर्स पढ़ लेंगे तो मोंटेस्क्यू आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिर आपको थोड़ी पता चल जाएगा कि फिलोसफर्स को पढ़ना किस तरह से। बहुत सारी फिलोसफी तो आप खुद भी लिख देंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं अल-मवारदी को। आज हमारा फर्स्ट मुस्लिम फिलोसफर है। मुस्लिम फिलोसफर में हमने करना है, जो मैं आपको करवाऊंगी क्लास में, वो है अल-मवारदी। और अल्लामा इकबाल अल-मवारदी के बाद इब्ने खुल्दून। इसके अलावा हम अल गजाली थोड़ा सा देखेंगे और अल फराबी। वो ज्यादा आप करेंगे क्योंकि अल मवारदी और अल गजाली तो तकरीबन सेम है। अल गजाली तो इतना इजी है कि उसको आप बगैर पढ़े खुद से भी लिख सकते हैं। हाँ, अल फराबी को थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसका प्लेटो वगैरह से कंपैरिजन। तो अल फराबी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है। अल मवारदी कर लेंगे तो अल जो फराबी है और जो अल गजाली है, इनका सेम ही आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है तकरीबन। मैं अभी आपको बताऊंगी, बस एक दो वर्ड्स आपने चेंज करने हैं, बाकी सेम ही लिखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अल-मवारदी को। अल-मवारदी वाज बोर्न इन 972 इन बसरा एंड ही वाज डाइड इन 1058। ठीक है, ही बिलोंग्स टू रिलीजियसली एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली। लाइक इनकी जो फैमिली थी वो रिलीजियसली भी काफी इन्फ्लुएंशियल थी। जैसे हमारे होते हैं ना कुछ मुफ्ती बड़े बड़े, जैसे मौलाना तारिक जमील है, आप सारे उनको जानते हैं, बहुत फेमस हैं इस टाइप के। लाइक मुफ्तियों वाली मौलवियों वाली फैमिली थी, जो कि रिलीजियसली भी काफी फेमस थी, इन्फ्लुएंशियल थी, और पॉलिटिकली भी उनका इन्फ्लुएंस था। ठीक है, कुछ हमारे आप देखते हैं पीर वगैरह जो है पॉलिटिक्स में भी हैं, जैसे हमारे ये जो फॉरेन मिनिस्टर थे लास्ट लास्ट वाली हमारी पीटीआई गवर्नमेंट में, क्या नाम है उनका, शाह महमूद कुरैशी। वो बहुत बड़े पीर हैं इधर मुल्तान के। ठीक है, तो इस तरह ये जो पीरों मौलवियों और इस टाइप की फैमिली थी, उनकी रिलीजियसली भी और पॉलिटिकली भी ये काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड ही बिलोंग्स टू अ शाफी स्कूल ऑफ थॉट। इस पर एमसीक्यूज आता है कि इनका फिरका कौन सा था। लाइक एक होता है ना हनफी, एक मालिकी होता है, और कौन सा होता है, हम्बली होता है, ऐसे कोई, और शाफी, तीन चार फिरके होते हैं। तो ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट जो है उससे बिलोंग करते थे। एंड ही गॉट हिज बेसिक रिलीजियस एजुकेशन एट होम, यानी कि घर में जो है इन्होंने पढ़ना शुरू किया। लाइक जो बेसिक स्टडी है फिका की, हदीस की, कुरान की, शरिया की, वो सारा कुछ इन्होंने घर से। सेवन है, मैं कह रही हूँ साहिब सिद्धा। वो तो हदीस की किताबें है ना, वो तो सिक्स एमएल के। साहिब सिद्धा का मतलब है हदीस की सिक्स ऑथेंटिक बुक्स। ठीक है, तो ये इन्होंने घर से पढ़ना शुरू किया। एंड ही वाज हाफिज कुरान। इन्होंने कुरान को जो है बाय हार्ट लर्न किया था। हाफिज कुरान थे ये। एंड लेटर ऑन ही वाज सेंट टू बगदाद फॉर हायर एजुकेशन। ये हाफिज कुरान थे, ये भी एमसीक्यू में आता ये बगदाद पढ़ने के लिए चले गए, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शाफी का इनका पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि ये कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो ये 972 और बसरा में पैदा हुए थे। कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और फिर जब ये अपनी इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली बसरा से, तो फिर इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। और टीचिंग जो है, ये टीचर थे फिका के और शरिया वगैरह के। ठीक है, इराक में भी पढ़ाते रहे, ये बसरा में भी पढ़ाते रहे एज अ प्रोफेसर। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज काजी। इनको जो है वो जज लगा दिया गया। एंड ही वाज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ काजी उल कुज़ात। काजी उल कुज़ात चीफ जज को बोलते हैं, जैसे आजकल हमारे चीफ जस्टिस है ना, काजी फायजी साहब, उस टाइप की एक पोस्ट जो है इनको ऑफर की गई कि आप जो है वो काजी उल कुज़ात बन जाए। बट इन्होंने कबूल नहीं की, मना कर दिया, और सारी जिंदगी पढ़ाते रहे, लिखते रहे। तो ये इनकी शॉर्ट सी बायोग्राफी है। ये आपने याद रखना है कि काजी जो है, काजी उल कुज़ात, इसको ऑफर किया गया था। कौन से फिलोसफर हैं हमारे, तो वो अल-मवारदी हैं, इनको ऑफर किया गया था बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सेवन है मैम।
और 7 पेयर वेव के, पता नहीं 7 होंगे, लेकिन साहिर सित्ता का मतलब तो अहदीस की 6 बुक्स हैं जहाँ तक, ये 7 बुक्स हैं। आई डोंट नो, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये 6 बुक्स थी, अब शायद 7 हो गई हो। साहिर सित्ता में बच्चों कितनी बुक्स होती हैं, जरा गूगल करके बताएं। 6 ही है, अच्छा, शुक्र है 6 ही है। मैं कह रही हूँ कि मुझे शायद भूल गया कि 7 हो गए। साहिर सित्ता में 6 बुक्स हैं, बट हम बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे कुछ फिरकों वगैरह की बात कर रहे थे कि मालकी, हनफी, शाफी इस तरह के कुछ होते हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट्स। अब हम इसकी बुक्स देख लेते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नेम है अल अहकामुल सुल्तानिया। अल अहकामुल सुल्तानिया इज द फेमस बुक ऑफ अल मवारदी। ये आपने याद रखना है। आप इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। यही यही कॉन्टेक्स्ट आपने अल गजाली के लिए यूज करना है, और यही कॉन्टेक्स्ट आपने यूज करना है अल फराबी के लिए। बस कुछ नेम्स चेंज कर देने हैं, लाइक कुछ नेम्स स्किप कर देने हैं, वो जो मैं अभी बोलूंगी नेम्स वो आपने बस नहीं बोलने, बाकी सारा वही है। अल फराबी के लिए, अल गजाली के लिए, अल मवारदी के लिए हम सेम ही कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ नेम स्किप करके। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी कभी थ्योरी ऑफ स्टेट लिखा होता है पेपर में, ठीक है। कभी कभी पेपर में लिखा होता है थ्योरी ऑफ इमामेट, कभी होता है थ्योरी ऑफ खिलाफत, और एक और वर्ड भी यूज होता है थ्योरी ऑफ विजारत। तो विजारत आ जाए, स्टेट आ जाए, खिलाफत आ जाए, इमामत आ जाए, आंसर जो है ये तकरीबन सेम ही रहेगा, सिर्फ विजारत का आंसर आप चेंज करिए। विजारत अगर लिखा हो तो फिर कोई और आंसर लिखेंगे हम, बाकी खिलाफत हो, इमामत हो या स्टेट हो तो फिर हम इन तीनों का एक ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। वजारत थोड़ा सा चेंज है, बाकी खिलाफत, इमामत और स्टेट ये तीनों एक ही। तो इनका जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली खिलाफत के ऊपर, खलीफा के ऊपर या इमाम के ऊपर ही आता है। वजारत के ऊपर आज तक तो आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि वजारत के भी बारे में इन्होंने बताया था थोड़ा सा। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी का नेम था। अब हम इनका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि ये इनका जो है कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि इन्होंने ये जो थ्योरी ऑफ इमामियत है या थ्योरी ऑफ खिलाफत है वो क्यों दी। तो उस टाइम पर द कंडीशंस ऑफ द खिलाफत इन बगदाद वर द रीजन व्हाई ही गेव हिज थ्योरी, यानी कि वहां पर जो पुराने जमाने की, जो आप यूँ कह लें कि जो हालात होते हैं ना, मोस्टली जो फिलोसफर्स होते हैं हमारे, वो अपने हालात को देखते हैं अपने कंट्री के, और उस हिसाब से अपनी जो थ्योरी है वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो सेम इसी तरह से ये जो हमारे अल मवारदी है, सॉरी अल मवारदी ने देखे वहां पर इमामत की जो हालत देखी, उस हालत की वजह से ही इन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है ये। और वो जो टाइम था जिस टाइम पर ये अल मवारदी आए, वो टाइम अब्बासिड्स का था, खिलाफत अब्बासिया। अब्बासिया सुना होगा आपने नेम, अब्बासिड्स का। ठीक है, और अब्बासिड्स का डाउनफॉल चल रहा था, लास्ट टाइम चल रहा था अब्बासिड्स का। और आपको पता है जब भी कोई डायनेस्टी लास्ट में अपने चल रही होती है, उसके आखिरी हुक्मरान चल रहे होते हैं, तो उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, वहां पे काफी अनारकी होती है। आप मुगल एम्पायर ही देख लें, जो हम अक्सर हमारी इंडो पाक हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कि लास्ट में उसकी क्या हालत हो गई। ठीक है, वो जैसे ही औरंगजेब आलमगीर की डेथ के बाद जो आखिरी रूलर्स होते हैं वो इतना ज्यादा संभाल नहीं पाते जिस तरह के शुरू के रूलर्स होते हैं। तो सेम इसी तरह से ये अब्बासिड्स का टेन्योर चल रहा था, और अब्बासिड्स का भी लास्ट टाइम था, और खलीफा जो है वो काफी वीक हो चुका था। खलीफा वाज वेरी वीक इन बगदाद, और खलीफा जो है वो बहुत सारे थ्रेट्स को चैलेंज उसको फेस कर रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस को, बहुत सारे थ्रेट्स। तो उसको 3 मेजर चैलेंजेस थे, और ये तीनों अभी अंतर आने की, हालांकि मेरा मैप वैसे होता बहुत बुरा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों का मुझसे भी बुरा होगा, आई एम श्योर अबाउट। ये क्या लग रहा है आप लोगों को बाय द वे? बताइए जरा, कौन सा मैप लग रहा है ये आप? कुछ समझ आया है? इट्स वेरी बैड, बट क्या लग रहा है? अफ्रीका था, अफ्रीका था ये। ठीक है, ये अफ्रीका था, बहुत बुरा बना है, खैर कोई बात नहीं। और ये आपको थोड़ा थोड़ा वो जो अरब वर्ड है वो लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा अरब वर्ड है, यहाँ कहीं जो है बद और बसरा इधर है कहीं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बैठा हुआ है हुक्मरान, और इसको जो है थ्रेट्स हैं कुछ तो। ये जो जिस टेरिटरी में ये बैठा हुआ है ना, इस टेरिटरी में, इराक के अंदर ये जो बैठा हुआ है,
कुछ तो इसको थ्रेट्स हैं इंटरनल जो कि इराक के अंदर से हैं, और कुछ है इसको एक्सटर्नल यहाँ से और यहाँ से। ये जो आपको अफ्रीका में इजिप्ट वगैरह मिलेगा, इधर लीबिया मिलेगा, ठीक है, ये भी इस्लामिक सल्तनत होती थी तब। यहाँ पे कहीं मोरक्को है, इस तरह से नीचे सूडान, ये मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है। तो ये यहाँ से नाया पेनिनसुला भी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ इसको एक्सटर्नल थ्रेट्स थे और कुछ थे इसको इंटरनल थ्रेट्स। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो इनको थ्रेट था वो ये वाला थ्रेट था, सल्जूक्स फ्रॉम टर्क्स। ये जो तुर्की वाले एरियाज हैं यहाँ से इसको सल्जूकों का थ्रेट था। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका एक्सटर्नल थ्रेट हुआ, ये खलीफा बैठा हुआ है, ये टेरिटरी है खलीफा की, ये इसका एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल है? ये करना, ये मत कुछ एक्सटर्नल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल थ्रेट था। और ये जो सल्जूक्स हैं दे वर स्ट्रेंथनिंग देमसेल्व्स, दे वर गेटिंग पावरफुल एंड दे वर पोजिंग द थ्रेट टू खिलाफत। यानी कि ये जो उस्मानियंस जिनको हम कहते हैं ना, बाद में वो ऑटोमन एम्पायर बनी थी। तो ऑटोमन एम्पायर एक ही दिन में नहीं बन गई थी। आपने देखा शुरू में वो ड्रामा भी देखा होगा आपने अर्तुगरुल वाला ना, कि शुरू में वो सिर्फ एक कबीला होता था और फिर वो कबीला एक्सपैंड होता गया, एक्सपैंड होता गया, और फिर वो पूरी खिलाफत जाके उस्मान के दौर में बनी थी, ठीक है। तो इस तरह से वो काफी मजबूत कबीला था, काई कबीला जो है। इस टाइप के जो कबीले हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे वहां पे, और वो खलीफा को थ्रेट पोज कर रहे थे, एज एन एक्सटर्नल थ्रेट था वो खलीफा कि खिलाफत पहले से ही कमजोर थी और ऊपर से जो है एक और कबीला वहां पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, ताकत पकड़ता जा रहा था। और आपको पता है जब जो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, अभी आप पढ़ेंगे ना इब्ने खुल्दून को, तो इब्ने खुल्दून आपको बताता है कि किस तरह से एक कस्बिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और किस तरह से एक कस्बिया वीक होती है। तो वहां पे कस्बिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हो रही थी। सेकंड जो इसको थ्रेट था वो फातमियत थे, और फातमियत यहाँ पर थे इजिप्ट में। तो ये इजिप्ट वाला मुझे बताएं, ये भी खलीफा आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो ये खलीफा के लिए एक्सटर्नल थ्रेट है या इंटरनल है? ये इधर है इजिप्ट वाले लोग, ये भी एक्सटर्नल है, उसकी अपनी टेरिटरी में नहीं है, ठीक है। तो फातमियत जो है ये भी शिया ट्राइब्स थे एंड दे वर गेटिंग स्ट्रॉन्ग इन इजिप्ट। और ये पैलेस्टीन और इजिप्ट इधर इस वाले एरिया में जो है ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, ये एक ही एरिया, ठीक है। तो और ये काफी पावरफुल हो रहे थे और देवर पोजिंग द थ्रेट टू खिलाफत। यानी कि उस टाइम जो खलीफा है, एक तो वो बेचारा पहले से ही वीक था क्योंकि लास्ट टाइम ही चल रहा था वैसिड्स का, और ऊपर से इसको बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो इसको एक्सटर्नल चैलेंजेस थे सल्जूक से और फातमियत से, और जो दूसरा है वो उसको इंटरनल चैलेंजेस थे बवाहिद से। ये बवाहिद जो है ये बगदाद के अंदर रहने वाले शिया ट्राइब्स, ठीक है। ये बवाहिद कौन थे, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देती हूँ फिर आपको ये नजर आएगा। Bawahids, they were also Shia tribes which were living inside the बगदाद। ये बगदाद के अंदर रहने वाले शिया ट्राइब्स। तो दो इसको आपको एक्सटर्नल थ्रेट नजर आ रहे हैं खलीफा को, और एक उसको इंटरनल थ्रेट नजर आ रहा है, और ऊपर से पहले से ही बेचारा वो वीक है, ठीक है। खलीफा जो है वो पहले से ही वीक है, एनार्की है वहां पे। तो ये तीन थ्रेट्स थे, ठीक है। एक इंटरनल थ्रेट था और दो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे। इंटरनल कौन सा है, इंटरनल का नाम बताएं जल्दी से। एक्सटर्नल तो आपने देख लिया ये वाले दो, इंटरनल कौन सा है? मुवाहिद, मुवाहिद का, ठीक है। ये सल्जूक्स कौन है, जो कि टर्किश वाले एरिया वाली साइड पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। फातमियत वो हैं जो कि शिया ट्राइब्स थे, लेकिन ये इजिप्ट पैलेस्टीन वाली साइड पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे। और ये बवाहिद वो शिया ट्राइब्स हैं जो कि वहीं पे रहते थे, बगदाद के अंदर रहते थे, ठीक है। और ये थ्रेट थे किसके लिए, खलीफा के। तो ये जो मुवाहिद हैं ये खलीफा, ये काफी पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, और खलीफा को डिक्टेट करते थे। आप इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं ब्रिटिश के साथ। जब ब्रिटिश आ गए तो काफी टाइम तक हमारा वो जो बहादुर शाह जफर है वही रूलर रहा था, लेकिन वो रूलर सिर्फ नाम का होता था, ब्रिटिश उसको डिक्टेट करते थे। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे बवाहिद जो है वो खलीफा को डिक्टेट करते थे, और खलीफा जो है वो सिर्फ नाम का ही बैठा हुआ था, बस आप यूँ समझ लें कि खिलाफत का मनसब था और उसका कोई इतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये जो बुवाहिद हैं देवर डिक्टेटिंग एंड दे हैड डिफेक्टो कंट्रोल ऑफ खिलाफत। यानी कि असल में जो खिलाफत था, जब आप स्टेट वाले उस पे जाएंगे ना तो डिफेक्टो और डिजूरे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो डिफेक्टो कंट्रोल जो है खिलाफत का वो इन्हीं के पास था, और जो खलीफा था बेचारा ही वाज अनएबल टू अगेंस्ट टू गो अगेंस्ट द बुवाहिद। खिलाफत जो है वो काफी वीक हो चुकी थी, खलीफा को फियर था कि किसी भी वक्त कोई भी हमला करेगा, अगर इधर से सल्जूक ने हमला कर दिया तो भी मैं गया, फातमियत ने हमला कर दिया तो भी मैं गया, इधर बवाहिद ने हमला कर दिया तो भी मैं गया, यानी कि मैं आज गया कि सुबह गया कि कल गया, ये वाली हालत थी खलीफा की, ठीक है। तो ये जो हमारा कैलिफ है, he was fearful that my power would be taken away by Bawahid,
आइदर बाय सल्जूक्स और आइदर बाय फातिमियत। ठीक है, उसकी खिलाफत को अंदर से और बाहर से भी जो है वो क्या हुआ था, थ्रेट्स थे, कंट्रोल किया हुआ था। वो जो है अब ये जो आपकी सारी पावर है ना, ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इमामेट या थ्योरी ऑफ खिलाफत, ये अल मवारदी ने प्रपोज की है टू सेव द पावर ऑफ द कैलिफ। उसने खलीफा को एडवाइस किया है कि खलीफा एक वजारत वाला उहदा जो है वो क्रिएट कर दें, बहुत सारे वजीर लगा दें, और वजीर जो है वो कुछ बवाहिद में से लगा दें। ठीक है, क्योंकि बवाहिद उसके आसपास थे ना, काफी स्ट्रॉन्ग थे। अगर खलीफा बवाहिद के साथ पावर शेयर कर देगा तो बवाहिद खलीफा के अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करेंगे, खिलाफत को खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, बवाहिद असल में पावर ही जा रहे थे ना, तो वो खलीफा अभी तो यूं कह लें कि नाम का खलीफा था ही, अगर बवाहिद उसको तख्त से उतार के खुद बैठ जाते तो कोई क्या कर लेता। ठीक है, तो इसने असल में क्या बताया कि आप जो है ये जो बवाहिद हैं इनको वजीर लगा दें, इनके साथ पावर को शेयर कर लें। और ये सब उसने क्यों किया, ताकि खिलाफत जो है वो सेव हो सके। ठीक है, तो अल मवारदी गेव द थ्योरी टू सेव द खिलाफत। ठीक है, अगर वो इस तरह पावर शेयर नहीं करता तो कंप्लीट पावर मुवाहिद ले ले, अगर उनको शेयरिंग नहीं मिलेगी तो खिलाफत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो है थ्योरी, इस पूरी थ्योरी का मकसद जो है वो खलीफा को बचाना था, एसिड्स को जो है वो बचाना। ठीक है, और तकरीबन हमारे सारे रूलर्स ने ऐसे ही किया है, हमारे एडवाइस ही किया उन्होंने कि आप इस तरह से रूल करें। ठीक है, अब उन्होंने माना है ये नहीं माना, जो भी हुकूमत वक्त थी, लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, हम लोग अलमवारदी को इसलिए पढ़ रहे हैं। हालांकि अलमवारदी की सारी बातें आप देखेंगे पहले से आपको पता है, आप बचपन से इस्लामियत की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एज अ फिलोसोफर ये किसी ने पहली बार हमें लिख के दिया था, और एग्जाम्पल्स के साथ। और ये इनकी अच्छी बात ये है कि ये एग्जाम्पल्स देते हैं कुरान पाक से, और जो हमारे सहाबा कराम हैं उनकी लाइफ से, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, लेकिन वो एग्जाम्पल्स इतनी ईजी हैं कि वो पहले से ही आपको पता है। तो ये अब उसने ये था इसका कॉन्टेक्स्ट कि खिलाफत जो है वो काफी वीक हो चुकी थी, और खिलाफत जो है उसको एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, इंटरनल थ्रेट्स भी थे। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें कि अपनी पावर जो है वो शेयर कर लें वो वाहिद्स के साथ, उनको वजीर लगा दें, खुद आप जो है वो कैलिफ रहें, खलीफा रहें, खिलाफत जो है उसको सेव कर लें। वरना वो वाहिद्स कभी भी वाहिद्स ना खत्म करते तो बाहर से फातमियत या सल्जूक्स ने आके जो है वो अटैक कर देना था, और खिलाफत जो है वो कभी भी खत्म हो सकती थी। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो किसके साथ थी, किसके लिए थी, खिलाफत को बचाने के लिए। तो ये थ्योरी ऑफ स्टेट के नाम से आ जाए। वैसे थ्योरी ऑफ विजारत आज तक आया नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ थ्योरी ऑफ विजारत को। असल में इसका जो आता है वो थ्योरी ऑफ खिलाफत ही आता है, थ्योरी ऑफ इमामेट या थ्योरी ऑफ खिलाफत आता है असल में। ठीक है, तो विजारत को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन विजारत के बारे में भी इन्होंने बताया, तो विजारत को भी हम देख लेते हैं कि विजारत के बारे में उसने क्या कहा। तो अल मवारदी ने बताया कि आप खलीफा जो है वो आराम से बैठे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल हैं वो सारे के सारे किसको दे दे, वजीर को दे दे, वजारत जो है वो क्रिएट कर दे। जैसे आजकल होता है ना हमारे कॉन्सेप्ट, वजीर बराए फॉरेन अफेयर्स, वजीर बराए वो क्या क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्टर, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कोई इंटरनल अफेयर्स होम मिनिस्टर, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, गवर्नर, और मतलब पावर जो है वो डिवाइड की हुई। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि आप पहले हमारे खलीफाओं को देखें, हजरत उमर को देखें, हजरत अबू बकर को देखें, वो भी इसी तरह करते थे, वो गवर्नर वगैरह लगाते थे सूबों में, और इस तरह से ही खिलाफत चलाते थे, लेकिन वो बाकायदा वजारत का ओहदा नहीं था। ठीक है, ये बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन नहीं था वजारत का। इस्लाम इस्लाम में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन था, और वो था खिलाफत। बाकी वजीर की मर्जी, ये खलीफा की मर्जी होती थी, वो किसी को गवर्नर लगाता है नहीं लगाता। तो वजारत का वर्ड अगर किसी ने पहली बार यूज किया तो वो ये अल मवारदी हैं, जिन्होंने एडवाइस किया कि आप वजीर लगाएं। ठीक है, आप बाकायदा जो है मिनिस्ट्रीज क्रिएट करें, जैसे आजकल मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनका इम्पैक्ट जो है वो पावरफुल है, कि ये पहले बंदे थे इस तरह की बात करने वाले, जो खलीफा को एडवाइस कर रहे थे कि आप इस तरह से वजारत जो है वो कंट्रोल कर दें। और ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं कुरान पाक से, ये देखें उर्दू में मैंने लिखी भी हुई है, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने मिसाल दी कि हजरत मूसा जो है जब वो कोहे तूर पे चले गए थे, तो वो अपने भाई को पीछे जो है वो अपना वजीर जो है मुकर्रर कर गए थे, और लोगों को जो है वो, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ भी की थी कि आप मेरे भाई जो है उसके जरिए से मुझे ताकत दें, मुझे मजबूत करें। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब आप वजीर लगाते हैं या अपनी जगह किसी और को पावर देते हैं तो आप वीक नहीं हो जाते, बल्कि आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पहले तो आप अकेले इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, अब आपने डिफरेंट वजीर लगा दिए, इधर फाइनेंस का अलग लगा दिया है, होम मिनिस्टर अलग लगा दिया, फॉरेन मिनिस्टर अलग लगा दिए, अब आप सिर्फ इन 3 बंदों को देख रहे हैं, बाकी ये वाले लोग असल में बाकी सारा कुछ देख रहे हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपकी जो खिलाफत है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वीक नहीं होगी। तो इस तरह से काफी एग्जांपल्स दी, वजारत ऑफ डेलीगेशन की बात की,
कि डेलीगेशन का मतलब ये डेलीगेट से ही निकला है कि आप अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दें। और डेलीगेशन के लिए उसने आप बताया कि आप ऐसा बंदा लगाएं जो कि आपको जिस पे भरोसा हो, जो अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकता हो। इवन वो कुछ क्वालिटीज भी बताता है कि आप कुछ क्वालिटीज भी देखें और फिर जाके जो है वो बंदा जो है लगाएं। और आप ये देखें कि जिस बंदे को आपने वजीर लगाया है उसने आगे किन लोगों को पावर दी हुई है। ठीक है, अगर वो वजीर से ही काम नहीं कर रहा तो आप डायरेक्ट वजीर को रिमूव कर सकते हैं। और अगर वजीर के लगाए हुए लोग आगे से ही काम नहीं कर रहे तो आप वजीर के लगाए हुए लोगों को भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से यानी कि खलीफा जो है उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी कि वो जो वजीर है उसको ये होगा कि खलीफा को अगर ये बंदा पसंद ना आया या इस बंदे ने सही काम ना किया या मैंने अगर सही काम ना किया तो मुझे रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाएगी। फिर हमारे पास है वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट से ही ये निकला है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है हुक्म पर अमल करवाना। ठीक है, बादशाह ने जो भी हुक्म दे दिया उस पर अमल करवाने के लिए भी आपकी एक वजीर होना चाहिए आपके पास। और वो कोई 7 क्वालिटीज आई थिंक बताता है कि ये 7 क्वालिटीज हो तो आप उसको अपना वजीर लगा सकते हैं, वजीर ऑफ एग्जीक्यूशन। उसमें वो बताता है कि अगर आप उसके पास ऑनेस्टी है, वो बंदा ऑनेस्ट है, कॉन्फिडेंस है, एब्सेंस ऑफ ग्रीड है, उसमें गुड रिलेशनशिप विद द पीपल है, इंटेलिजेंस और विजडम है कि वो सच को अच्छी तरह से देख और परख सकता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लग्जरी है उसमें। और ये अमोरसनेस का मतलब है कि वो ऐसा ना हो बंदा जो इश्क आशिकी और माशूकी वाला फ्लर्टी जैसे बंदा होता है ना, कि वो आशिकी वाले कामों में ही पड़ा रहे और स्टेट के काम भूल जाए। ठीक है, तो इस तरह का बंदा ना हो। और इसके अलावा उसके पास डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस भी हो। तो ये कोई 7-8 खूबियां उसने बताई और उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप वजीर मुसलमान ही लगाएं। ठीक है, आप नॉन मुस्लिम में भी अगर ये क्वालिटीज हो सकती हैं तो आप उसको भी वजीर ऑफ एग्जीक्यूशन या बाकी जो वजीर हैं वो लगा सकते हैं। और वजीर ऑफ एग्जीक्यूशन के अलावा भी आप बहुत सारी वजारत जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो उसने बताया कि आर्मी की अलग से क्रिएट कर दें, हालांकि उस टाइम भी ये होती थी चीजें। ठीक है, आर्मी जो है वो अलग से एक ब्रांच थी, हमारी प्रोविंशियल जो गवर्नर्स हैं वो अलग से होते थे, लेकिन बाकायदा इसको इंस्टीट्यूशन बनाने का जो मशवरा है वो अलमवारदी ने दिया खलीफा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज उसने कहा एक वजारत क्रिएट कर दें, ट्रेजरी की अलग कर दें जैसे आजकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट और डिसमिसल वाला जो चीज है उसको खलीफा खुद से देखे, वो खुद डिसमिस कर दे उस बंदे को जो सही काम नहीं कर रहा, या गवर्नर के लगाए हुए वजीर के लगाए हुए लोगों को भी डिसमिस करने की उसके पास पावर। ठीक है, बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जो बात है, तो ये वजारत आज तक आया नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया। तो आप भी इसको थोड़ा सा ही कर लें कि अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो हम इसको कुछ ना कुछ लिख सकें। लेकिन अगर पेपर में सवाल इमामत का आता है तो फिर आपने ये ऊपर वाली बातें नहीं लिखी। ठीक है, ये ऊपर वाली बातें सारी वजारत के लिए हैं और वजारत आज तक पेपर में पूछा नहीं गया, इमामत ही पूछा जाता है। तो मैं पास पेपर के क्वेश्चन भी शेयर करूंगी तो आप लोग उसमें भी देखेंगे कि मोस्टली आपको नजर आएगा कि इमामियत या खिलाफत के ऊपर ही पूछा होगा। तो अब हम थ्योरी ऑफ इमामियत पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ इमामियत में इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने जो है पूरा आपको एक प्रोसीजर लिख के दिया, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने आपको पूरा एक प्रोसीजर दिया हो कि आपने खलीफा को सिलेक्ट कैसे करना है, फिर वो जो खलीफा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन लोगों में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, खलीफा के फंक्शन कौन कौन से होने चाहिए। तो ये फर्स्ट पर्सन है जिसने ये बाकायदा लिख के चीजें दी हैं। हालांकि नोन चीजें हैं ये, पहले से आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है, इवन सारी चीजें आपको पहले से पता है, बस एक पर्सन जिसने ये लिख के पहली बार बताया तो वो अल मावर्दी है, इसलिए इनकी वर्ड्स जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है कि फर्स्ट टाइम किसी ने इस तरह की बात की। ठीक है, तो अब थ्योरी ऑफ इमामियत की बात करते हैं। तो इमामत जो है उसका असल काम क्या है, वो बताता है कि इमामत जो है उसका असल काम है रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, और स्टेट में जो है वो लोगों की इक्वालिटी, पीस और अच्छे काम यानी कि जितने भी होते हैं वो इमामियत का काम है। इमाम जो है उसमें पावर होनी चाहिए, लोगों के झगड़े जो है वो सुलझा सकता हो, वो वाइज हो। ठीक है, और उसकी वजह से जो स्टेट है वो स्ट्रेंथन हो, ना कि जो स्टेट है वो वीक हो जाए। पावरफुल रूलर होगा तो ही आपकी स्टेट स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ बातें करके फिर वो आपको बताता है कि सेलिएंट फीचर ऑफ द इमामेट। वो कहता है कि अब इस्लाम में जो एक इंस्टीट्यूशन है, कंपल्सरी इंस्टीट्यूशन, आपको पता है ना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर को खलीफा लगाया गया। इसके अलावा मुसलमानों ने कोई और इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था खलीफा के अलावा, जो आपको याद हो, कोई गवर्नर, कोई वजीर, कोई एनीथिंग खलीफा के अलावा? सल्जूक सुन्नी थे? आई डोंट नो अबाउट इट। सल्जूक आई थिंक सुन्नी थे। सल्जूक्स के बारे में उसने कोई बात नहीं की। शिया जो है वो फातमियत और वो वाहिद थे। एक मिनट में जरा देख लो हम लोगों ने क्या बताया।
गवर्नर भी लगाए थे नहीं, मुस्लिम्स ने बाकायदा कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया हो खिलाफत के अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद? जजेस? नो, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑल इन ऑल वाज खिलाफत। मैडम मुझे नहीं मालूम, मोहम्मद नजीर कह रहे हैं। ठीक है, अगर होता ना, अगर कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता तो हम वो भी पढ़ रहे होते। ठीक है, जिस तरह हम खलीफा को पढ़ते हैं उसी तरह हम बाकी इंस्टीट्यूशन भी पढ़ रहे होते अगर मुस्लिम्स ने क्रिएट किए होते। बट मुस्लिम्स ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था और वो था खिलाफत, और खिलाफत वाज ऑल इन ऑल। खलीफा जो है उसके पास सारी पावर्स थी। खलीफा ने गवर्नर लगाए नहीं लगाए, जंगे लड़ी नहीं लड़ी, वो सारा कुछ खलीफा पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, मुस्लिम्स का सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, और वो इंस्टीट्यूशन खिलाफत था। ठीक है, वजीर का, गवर्नर का, ये सारे कॉन्सेप्ट, जेल का, आर्मी का, ये सारे बाद में खलीफा ने क्रिएट किए। ठीक है, मुस्लिम्स ने इनको क्रिएट नहीं किया, यानी कि फौरन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। तो ये ऑल इन ऑल जो है वो खलीफा था। खलीफा ने अपनी मर्जी से जो भी जो इमामेट है या खिलाफत है, ये इस्लाम का एक कंपल्सरी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम का अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू अल मवारदी, वो खिलाफत है। ठीक है, अब आपने खलीफा को कैसे चूज करना है, तो उसके लिए वो कहता है बाकायदा आप इलेक्शन करवाएं। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसी ने दिया था कि खलीफा को कैसे इलेक्ट किया जाए। ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है, खिलाफत का इंस्टीट्यूशन या इमामत का इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन पर कौन बैठेगा, उस बंदे के लिए आप बाकायदा इलेक्शन करवाएं। और उसके लिए फिर इसने बाकायदा एक इलेक्टोरल कॉलेज बताया। उसने कहा कि इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज रखें जो इस पर्सन को सिलेक्ट करे जो इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर बैठेगा। इंस्टीट्यूशन से आप वो ओहदा समझ सकते हैं। ठीक है, वो एक डिपार्टमेंट समझ सकते हैं जो कि इस्लाम का कंपल्सरी डिपार्टमेंट है, जो कि खिलाफत। तो उस खिलाफत पर कौन बैठेगा, उसके लिए उसने बाकायदा कहा कि इलेक्शन करवाएं। और उस इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज भी दिया कि उस इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करें उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो उसमें उसने 3 क्वालिटीज बताई। वो लोग वोट कास्ट कर सकते हैं खलीफा के लिए, खलीफा के इलेक्शंस में वो लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जो जिनमें जस्टिस हो, जिनको रिलीजन की काफी नॉलेज हो, जो वाइज लोग हो। ठीक है, और जिनका इंटरेस्ट हो पॉलिसी और नेशन में और पॉलिटिक्स में, यानी कि उनको पता हो कि स्टेट में चल क्या रहा है। अब जैसे आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, मेरी मदर है। अब मेरी मदर को नहीं पता कि पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है वो कौन है, पाकिस्तान का वजीर खारजा कौन है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चल रही है, मेरी मदर को ये सारा कुछ नहीं पता। अब मैं अपनी मदर को जाके इलेक्टोरल कॉलेज में बिठा दूँ और उनसे कहूँ कि आप खलीफा के लिए वोट कास्ट करें, तो मुझे बताएं वो कैसे वोट कास्ट करेंगे? उन्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरह के जो पॉलिटिक्स या इस तरह की चीजों का, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा आप इलेक्टोरल कॉलेज में ऐसे लोग रखें जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें पता हो चीजों का। ठीक है, उनका स्टेट के अफेयर्स में इंटरेस्ट हो, वो सही से अपना जो पर्सन है उसको सिलेक्ट कर सके। अब ये कितने लोग होने चाहिए, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकता है, इनको कैसे इलेक्ट किया जाए इलेक्टोरल कॉलेज वालों को, तो इसके बारे में ये जो अलमावादी है ये कुछ भी बात नहीं करता। ये सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज दे देता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बंदे जो हैं आप इलेक्टोरल कॉलेज में रख लें, ये आपको वोट कास्ट करेंगे खलीफा के लिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसके बारे में लिमिटेड सी ही जो नॉलेज है वो दी है हमें अलमावादी। तो अब आ जाते हैं उस कैंडिडेट पर जिसने वोट के लिए लड़ना है कि मैंने खलीफा बनना है, मैंने खलीफा बनना है। 2 बंदे आ गए, तो उन दोनों बंदों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक तो वो इंसाफ पसंद हो। ठीक है, और उनके फिजिकल सेंसेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो। ऐसा ना हो कोई लंगड़ा बंदा, काना बंदा, अंधा बंदा आ जाए। अब देखिए, अंधा बंदा होगा, उसको नजर ही नहीं आता होगा, तो वो आपकी स्टेट को कैसे रन करेगा? या अगर वो फर्ज करें एक पर्सन जो है उसकी टांग नहीं है, टांग जो है वो कमजोर है, ये टांग से काम नहीं करती, तो वो बेचारा इंफीरियर फील करेगा। ठीक है, बाकी जो उसके वजीर वगैरह होंगे, बाकी दरबारी होंगे, उनके सामने उसे लगेगा मेरी तो अपनी टांग नहीं है। तो फिजिकल सेंसेस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिजिकली उसमें कोई ऐप नहीं होना चाहिए, उसको ऊंचा ना सुनता हो, उसको आंखों से कम ना नजर आता हो, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही से काम करता हो, इस तरह की फिजिकल सेंसेस उसकी बिल्कुल ठीक हो, और वो लर्निंग पे बिलीव रखता हो, अपनी बात पे अड़ ना जाए। अगर वो कहीं गलत है तो वो उसको सीखने पे बिलीव रखता हो। ठीक है, कि हाँ जी मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ये चीज नहीं पता थी, आप मैंने ये चीज जो है लर्न कर ली है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बात पे अड़ जाते हैं कि मैंने ही बस सही कह दिया, बाकी बाकी सारे फजूल हैं। अच्छा जी, फिजिकल ऑर्गन्स भी बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, फिजिकल ऑर्गन्स वाली बात मैंने पहले कर दी है। सेंसिस, सेंसिस से मुराद ये उसका दिमाग शिमाग था। ठीक है, सही काम करते हैं उससे। फिर विजडम हो उस पर्सन में, वो देख के लोगों को जज कर सकता हो कि कौन सही है कौन रॉन्ग है।
इस तरह से बहादुर होना चाहिए, कि करेज और ब्रेवरी होनी चाहिए उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका ताल्लुक जो है वो कुरैशी कबीले से होना चाहिए। ठीक है, कुरैश के कबीले से उसका ताल्लुक होना चाहिए, जो कि आपका कैंडिडेट है खिलाफत। ठीक है, अब आप इसको दो तरह से जो है, ये जो आपका इमाम है इसको आप दो तरह से अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो उसने ये बता दिया इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, ये जो अभी हमने देखा, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आप उसको इलेक्ट कराएं, बाकायदा इलेक्शन कराएं। और दूसरा उसने कहा रूलिंग इमाम जो है वो भी नॉमिनेट करके जा सकता है। जैसे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गए तो उन्होंने अपनी जगह किसको नॉमिनेट किया था खिलाफत के लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बताएं जरा। हजरत उमर। क्या हजरत उमर उनके रिश्तेदार थे? हजरत उमर उनके रिश्तेदार थे? नहीं थे। क्यों उन्होंने हजरत उमर को सिलेक्ट किया, आप लोगों को क्या लगता है? क्वालिटीज। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये मेरे से मेरे बाद ज्यादा अच्छा रन कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, ये उनकी जो है आप कह लें कि अब जो उनकी सेंस थी, विजडम थी, उस विजडम से उन्होंने जज किया। मुस्लिम्स ने, बाकी मुस्लिम्स ने हजरत उमर के ऊपर एतराज किया। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिटीज और मॉरल वैल्यूज। बाकी मुस्लिम्स ने क्यों एतराज नहीं किया? इसलिए क्योंकि रूलिंग जो कैलिफ था, रूलिंग जो खलीफा था, उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो बाकी मुस्लिम्स कौन होते हैं एतराज करने वाले? तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आपका जो रूलिंग इमाम है वो मेरिट के ऊपर, जरूरी नहीं कि अपने ही बेटे को नॉमिनेट कर जाए, जैसे हजरत अमीर मुआविया ने किया, वो अपने बेटे को नॉमिनेट कर गए थे। तो अपने बेटे को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर बेटे में वो सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर दें जैसे हजरत अबू बकर ने किया, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि जो रूलिंग इमाम है वो खुद ही नॉमिनेट कर दे कि मेरे बाद ये खलीफा बनेगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, फिर आप बाकायदा उसका इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन में कौन कौन लोग रखें, ये अभी हमने पढ़ लिया है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी कौन सी क्वालिटीज है, और जो वोट कास्ट करेंगे उनकी कौन सी क्वालिटीज। फिर ये एक दो बातें और भी बताता है आपको कि पहले ऐसा होता था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा शिया ट्राइब्स की बात हो रही है, तो शिया ट्राइब्स में पहले ये समझा जाता था कि अगर कोई इंफीरियर पर्सन है ना, जैसे फर्ज कर ले, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन जो है वो बहुत अमीर है, उसको इतने ज्यादा लोग नहीं जानते, और एक पर्सन जो सॉरी, एक पर्सन बहुत अमीर है उसको ज्यादा लोग जानते हैं, और एक पर्सन जो है वो गरीब है और उसको जो है वो कम लोग जानते हैं। अब इलेक्शन के लिए हमने ये जो 7 क्वालिटीज पढ़ी है, इसमें दौलत कहीं आपको नजर आ रहा है? वेल्थ के बारे में तो कोई बात नहीं है ना, ये बात है कि उसको लोग जानते हैं कि नहीं जानते। तो होना ये चाहिए ना कि वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है इमामत के लिए। लेकिन शिया ट्राइब्स में ये समझा जाता था कि अगर एक इंफीरियर पर्सन है और अगर एक सुपीरियर पर्सन है, वो किसी भी तरह से सुपीरियर हो सकता है, वेल्थ में भी हो सकता है, और आप यूं कह लें कबीले में भी हो सकता है, ये किसी भी तरह से हो सकता है, तो वो इंफीरियर जो पर्सन है उसको इलेक्शन कास्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए अगर उसके मुकाबले में एक सुपीरियर पर्सन मौजूद है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अल-मवारदी के ऊपर वाली अगर 7 क्वालिटीज हैं, तो फिर आप ये नहीं चेक करेंगे कि कौन पर्सन इंफीरियर है और कौन पर्सन सुपीरियर है, तो दोनों ही जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही कह सकते हैं कि मुझे जो है वो इमाम बनना है, और लोग आके उसको वोट कास्ट करें। ठीक है, इसके अलावा भी एक और बात इन्होंने कही थी यहाँ पर, कि अगर ऐसा हो कि एक ही कैंडिडेट आया है कि मैंने इमाम बनना है और उसके मुकाबले में कोई और आया आया ही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू अल-मवारदी अब आपको इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, एक ही बंदा है। पाकिस्तान में वैसे आजकल ऐसा ही होता है कि जो आपका मुखालिफ है उसके कागजात छीन लो या उसको पकड़ लो, और वो कागजात ही आपने नॉमिनेशन ही ऐड ना करा सके, फिर आप बिला मुकाबला जीत जाते हैं। जब एक ही पर्सन है तो फिर जाहिर सी बात है आपके मुकाबले में कोई नहीं है, तो उसी को वोट पड़ेंगे ना, तो फिर वोट कराने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको डायरेक्ट ही इमाम बना दो। सिलेक्शन। अब ड्यूटीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मोस्टली इसी पे सवाल आता है कि क्या ड्यूटीज बताइए, क्या फंक्शंस बताए इमाम के। ये 10 फंक्शंस हैं, इधर मैंने आई थिंक कोई 9 लिखे हैं, एक मैं भूल गई हूँ। तो आपने ये सारा JWT की बुक से, दो बुक्स में आपको बताती हूँ, दोनों में से किसी एक में कर लें, दोनों में सेम ही है। सर अली नकवी की बुक है जो JWT वाली मैंने शेयर की हुई है ग्रुप में, ठीक है, उससे कर लें, या आप इसको कर लें मजरूल हक की बुक से। ठीक है, मजरूल हक की बुक मैंने शेयर की, अगर नहीं की तो मैं वो कर दूँ। मजरूल हक से कर लें, मजरूल हक को ही कॉपी करके सर अली नकवी ने डाला हुआ है, थोड़ा जो है कट शट किया हुआ है। तो मजरूल हक से कर लें, अच्छी बात है। JWT वाली बुक से कर लें, किसी एक बुक से आप इसको कर लेंगे, ये सारी चीजें एज इट इज वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, और बहुत ईजी है ये, क्योंकि सारी बातें हमें पहले से पता है। तो पहला इसका फंक्शन क्या होना चाहिए कि ये आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट करे। जैसे आपने देखा कि आपके रिलीजन को थ्रेट्स थे,
एक तो आपको आपकी खिलाफत को थ्रेट्स थे, वो ऊपर उधर सल्जूक से थ्रेट्स थे, इधर आपको फातमियत से थ्रेट्स थे, फिर इंटरनली आपको वाहिद से थ्रेट्स थे। तो इधर आसपास आपके जो क्रिश्चियंस और पर्शियन एम्पायर और इस तरह के लोग भी तो रहते थे ना, तो उनसे भी आपके रिलीजन को थ्रेट हो सकता था। तो ऐसा खलीफा हो जो कि आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके, इंटरनली भी एक्सटर्नली। फिर जस्टिस जो है वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बल्कि अल-मवारदी के कहने में जो जस्टिस है वो अमीरों के लिए जो है थोड़ा सा ज्यादा सख्त होना चाहिए और गरीबों के लिए थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए, यानी कि गरीबों को थोड़ा सा कम सजाएं और हल्की सजाएं, और जो अमीर लोग हैं उनको थोड़ी सी सख्त सजाएं अकॉर्डिंग टू अल-मवारदी खलीफा को देनी चाहिए, ताकि अमीर लोग जो है वो दोबारा गलती ना करें, गुनाह ना करें, और उनको देख के फिर बाकी लोगों में ये बात ना आ जाए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे उस टाइम केओस ही था। तो इसीलिए ये उन्होंने प्रोविजन लाजमी रखी है कि खलीफा जो है वो इतना पावरफुल हो कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और जो क्रिमिनल कोड्स ऑफ होली कुरान है, जिनको हम हद कज़फ भी बोलते हैं, कि कुरान की जो सजाएं हैं, जैसे चोरी पे हाथ काट देना, या वो 80 कोड़े वाली सजा किसी पर भुगतान लगाए तो आई थिंक 80 कोड़े सजा होती है, इस टाइप की जो सजाएं हैं जो कि कुरान में बाकायदा मेंशन्ड है, वो सजाएं जो हैं उनको इन्फोर्स किया जाए स्टेट के अंदर। और फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट भी आपको जो है वो डिफेंस दे सके आपकी स्टेट को। इस तरह का खलीफा होना चाहिए, इस तरह का खलीफा होना चाहिए जो खराज और ज़कात जो है उसको कलेक्ट कर सके। खराज आई थिंक ये नॉन मुस्लिम्स की जो जमीनों से आमदन आती है उससे लिया जाता है, और ज़कात तो आपको पता है मुस्लिम से लिया जाता है। और एक जिजिया भी होता है, जिजिया जो है ये नॉन मुस्लिम की जमीनों से नहीं लिया जाता, नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। जब आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको आप वो ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लामी टेरिटरी में रह रहे हैं या इस्लामी टेरिटरी के बाहर रह रहे हैं, अगर आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी कि इस्लामी आर्मी उनको प्रोटेक्ट कर रही है अगर बाहर के लोगों से, बाहर के खतरे से, ठीक है, उनकी जान माल और इज्जत की हिफाजत कर रही है, तो उसके नतीजे में उनसे कुछ टैक्स लिया जाता है जिसको जिजिया बोलते हैं। और खैराज आई थिंक जो नॉन मुस्लिम्स के पास बड़ी बड़ी जमीनें जायदादें होती हैं उनकी आमदन से टैक्स लिया जाता है, उसको खैराज बोलते हैं। फिर हमारे पास है प्रोवाइड एजुकेशन, कि एजुकेशन जो है वो आपकी कंट्री में काम करे। फिर हमारे पास है कि उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए या इतनी अथॉरिटी या इतनी सेंसेस होनी चाहिए कि वो ऐसे पर्सन लगाए जो कॉम्पिटेटिव है, ऐसे अपने खानदान को ना नवाजे, नेपोटिज्म वाला सिस्टम जो है वो ना हो। मेरिट पर जो है वो सारी जितने भी अभी आपने वजारत के ओहदे देखे हैं वो सारे मेरिट पे होने चाहिए। और फिर आपका खलीफा जो है उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो अपनी जो नेबरिंग स्टेट है उनके साथ अच्छे रिलेशंस कायम कर सके, ताकि वॉर जो है वो ना करनी पड़े। अभी हमारा 1 मिनट रह गया, अब सक्सेशंस की बात कर लेते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, आई थिंक मीटिंग एंड हो जाए, नेक्स्ट मीटिंग में हम सक्सेशन की बात करेंगे कि खलीफा के बाद कौन सा खलीफा आना चाहिए। कि इस्लाम आफाकी दीन है, ये दीन फितरत है, फिर